गुड मॉर्निंग। तो हम लोगों ने लोकल बॉडीज देखना स्टार्ट किया था, स्थानीय सरकारें। हमने इसके जो प्रोविज़न थे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न वो हमने देखे। यानी हमने यहाँ पर 73वां और 74वां संविधान संशोधन और उसके तहत पंचायती राज व्यवस्था के बारे में जो भी चीज़ें हो सकती थी वो हमने देखी हैं प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मुख्य परीक्षा से संबंधित अगर हम प्रश्नों को यहाँ पर देखें कि आखिर यहाँ से मुख्य परीक्षा से रिलेटेड जो है वो क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं, मुख्य परीक्षा से संबंधित मुद्दे क्या क्या हो सकते हैं, तो यहाँ पर एक एक करके इनको समझते हैं कि क्या यहाँ पर हो सकते हैं। तो पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो पंचायती राज सिस्टम है। हमारे यहाँ पंचायती राज जो है या स्थानीय सरकारें जो हैं वो इनका महत्व क्या है, ये क्यों ज़रूरी है, किस रूप में ज़रूरी हैं, ये सबसे पहला हमारे लिए इम्पोर्टेंट यहाँ पर चीज़ होता है। तो पहला जो यहाँ पर प्रश्न हमारे लिए बनता है कि स्थानीय सरकारों का महत्व क्या है, यानी लोकल गवर्नमेंट का क्या इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस ऑफ लोकल गवर्नमेंट। आखिर क्यों स्थानीय सरकारों को इतना इम्पोर्टेंस दिया जाता है, क्यों यहाँ पर पंचायतों और नगर पालिकाओं को एक बहुत बड़ा व अचीवमेंट माना जाता है इंडियन डेमोक्रेसी का। तो अगर ये क्वेश्चन आता है सिंपल कि आपके अनुसार जो है लोकल बॉडीज जो हैं वह डेमोक्रेसी के लिए बेहद क्रिटिकल हैं या डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करती है या ग्रास रूट लेवल पर डेमोक्रेसी को ले जाती हैं, तो आप इसको एक्सप्लेन कीजिए, इसको डिस्क्राइब कीजिए। कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो पहली चीज़ है कि क्यों स्थानीय सरकारों का महत्व है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये ग्रास रूट लेवल पर डेमोक्रेसी को ले जाते हैं, यानी आधारभूत स्तर पर लोकतंत्र को ले जाने का काम इनका होता है। ग्रास रूट लेवल पर जो है डेमोक्रेसी एट ग्रास रूट लेवल, तो ग्रास रूट लेवल पर आधारभूत स्तर पर लोकतंत्र यहाँ पर पहुँचता है। आधारभूत स्तर पर लोकतंत्र कैसे पहुँचता है, क्योंकि यह देखा जाता है कि पंचायती राज और नगर पालिकाओं में जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी होती है, यानी यहाँ गवर्नेंस में वह पब्लिक पार्टिसिपेशन डायरेक्टली होता है, शासन में जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी यह देखी जाती है, यानी यहाँ पर पार्टिसिपेशन जो है वह देखा जाता है, यहाँ पर पार्टिसिपेशन देखा जाता है। यहाँ पर जो है वह सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि लगभग 34 लाख जनप्रतिनिधि 34 लाख जो है सॉरी यहाँ पर जो है लगभग 34 लाख जनप्रतिनिधियों को चुना जाता है। 34 लाख जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, जनप्रतिनिधि जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। ये अपने आप में क्या मिरेकल है। आप सोचिए कि लोकसभा राज्यसभा की बात करें तो महज 700 से 800 सांसदों को वो लोग चुनते हैं। इतने बड़े देश में 1 अरब 50 करोड़ की आबादी होने वाली है और केवल 700-800 सांसद जो हैं केंद्र में और लगभग 4000 विधायक अलग अलग राज्यों को मिला दिया जाए तो राज्यों में ये हमारे प्रतिनिधि हैं। इतने ही लोग हमें रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। और पंचायती राज ने ये तो इसने क्रांति ला दिया कि 34 लाख प्रतिनिधि जो हैं वो अब हमको क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, इन 34 लाख जनप्रतिनिधियों में 14 लाख महिला जनप्रतिनिधि हैं। 14 लाख विमेन रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर, 14 लाख महिला जनप्रतिनिधि यहाँ पर देखे जा रहे हैं। तो आप इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि लोकल गवर्नमेंट ने क्या किया है कि ग्रास रूट लेवल पर डेमोक्रेसी ला दिया है, जहां पर इंक्लूसिव डेमोक्रेसी, समावेशी लोकतंत्र, यह एक ऐसा लोकतंत्र है समावेशी, अधिक समावेशी, मोर इंक्लूसिव एंड मोर रिप्रेजेंटेटिव, अधिक समावेशी और प्रतिनिधिपूर्ण लोकतंत्र हमारा देखने को मिलता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि यह ग्रास रूट लेवल पर यह डेमोक्रेसी को लेकर गया है, क्योंकि इतने रिप्रेजेंटेटिव जो हैं हमने नहीं देखे थे, अब इतने रिप्रेजेंटेटिव जनता के द्वारा चुनकर आ रहे हैं। तो इसने एक बड़ा काम यहाँ पर ये किया है। दूसरा जो इसका सबसे बड़ा अचीवमेंट है, चाहे वह लोकल बॉडीज पंचायती राज हो या नगर पालिकाएं हो,
इन्होंने भारत में मल्टीलेटरल फेडरलिज्म को मजबूत किया है। और मल्टीलेटरल फेडरलिज्म का मतलब क्या है कि एक तीसरे स्तर की सरकार की धारणा यहां पर आई। बहुत से लोग इसे सब फेडरलिज्म यानी उपसंघवाद भी कहते हैं। तो बहुस्तरीय संघवाद मल्टीलेटरल जो है, यह मल्टीलेयर फेडरलिज्म बहुस्तरीय संघवाद की धारणा को इसने बढ़ावा दिया है। मल्टीलेयर फेडरलिज्म को यहां पर जो है प्रमोट किया है इस लोकल बॉडी या लोकल गवर्नमेंट ने। इसकी वजह से एक थर्ड लेयर गवर्नमेंट जो है, तीसरे स्तर की सरकार भी देखने को मिल रही है। एक तीसरे स्तर की सरकार भी देखने को मिल रही है। और यह ऐसी सरकार है जिसने लोकल लेवल पर, स्थानीय स्तर पर, केंद्र सरकार पूरे देश को देख रही है, राज्य सरकार राज्य को देख रही है, लेकिन लोकल बॉडीज वो लोकल नीड्स को देखते हैं, लोकल चैलेंजेस को देखते हैं, लोकल पोटेंशियल को देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो वहां पर प्लान बनाते हैं। तो इसने स्थानीय नियोजन के द्वारा लोकल प्लानिंग, स्थानीय नियोजन लोकल प्लानिंग के द्वारा जो है, इसने यहां पर लोकल नीड के अकॉर्डिंग, स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप मैक्सिमम जो है, ऑप्टिमल जो यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है, उसने यह लोकल बॉडी कर रही है। स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप, स्थानीय नियोजन के द्वारा, लोकल प्लानिंग के थ्रू, डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग के थ्रू, लोकल नीड्स के अकॉर्डिंग, स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार मैक्सिमम यूटिलाइजेशन जो है रिसोर्सेज का करती हैं। संसाधनों के कुशलतम उपयोग को बढ़ावा देने का काम करती हैं। कुशलतम उपयोग को बढ़ावा देने का काम करती। इसलिए इन्हें यह माना जा रहा है कि यह एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो बॉटम टू टॉप यह गवर्नेंस सिस्टम लेकर आता है। यानी यह जो है विकेंद्रित नियोजन की धारणा लेकर आता है, डिसेंट्रलाइज्ड जो है प्लानिंग की बात करता है, जो बॉटम टू टॉप पर दृष्टिकोण पर आधारित होता है, बॉटम टू टॉप दृष्टिकोण पर आधारित होता। तो इसलिए जो है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर माना जाता है। तो पंचायती राज या लोकल बॉडीज का क्या अचीवमेंट रहा है, क्या इनका इंपॉर्टेंस है, अगर इन सारे पॉइंट्स को हमें लिखना है तो ये पॉइंट्स हमारे लिए कारगर होंगे। तीसरी चीज यहां पर है जो इन्हें हम देखते हैं, इन्हें हम इंस्टीट्यूशंस ऑफ गवर्नेंस के रूप में देखते हैं। यह न्यू इंस्टीट्यूशंस ऑफ गवर्नेंस है। इन्हें स्थानीय शासन की संस्थाएं जो हैं, स्थानीय शासन की संस्थाएं, स्थानीय शासन की संस्थाएं, ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, पीआरआईज है, म्यूनिसिपैलिटीज हैं, ये डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के सेंटर माने जाते हैं। ये विकासात्मक गतिविधियों के न्यू सेंटर माने जा रहे हैं। विकासात्मक गतिविधियों के नए केंद्र यहां पर माने जा रहे हैं। आज ये देखा जा रहा है कि जो संघ सरकार और राज्य सरकार, यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जितने भी स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने वाला, उनको ऑब्जर्व करने वाला जो बॉडी है वो पीआरआई। पूरे कोविड के दौरान, चाहे वह क्वारंटाइन का मामला रहा हो गांवों में, चाहे वहां पर राशन बांटने की बात रही हो, वहां पर सर्वे करने की बात हो, जांच की बात हो, तमाम पहलुओं पे, मुद्दों पे सबसे बड़ी भूमिका पंचायतों की रही। जहां पंचायतें अच्छे तरीके से काम की, वहां पेंडेमिक का मैनेजमेंट अच्छा हुआ। जहां मैनेजमेंट पैसिव रही, उन जगहों पर जहां पर पंचायतें सही से काम नहीं गई, वहां पर पेंडेमिक जो है बहुत ज्यादा देखा गया। तो इस दौरान इनका इंपॉर्टेंस बढ़ा है, इनका महत्व बढ़ा है। तो इनके द्वारा जो है वह केंद्र और राज्य सरकार द्वारा, केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का संचालन व क्रियान्वयन, संचालन
संचालन व क्रियान्वयन वह इनके द्वारा किया जा रहा है। जैसे मनरेगा है, तो ये सब जितना है, या अन्य वितरण योजना है, ये सब योजना जारी स्कीम्स जो हैं, मनरेगा, आवास योजना, अन्य वितरण योजना, ये सब जो है इन्हीं के द्वारा किया जा रहा है। इसलिए इनको यहाँ पर माना जाता है कि ये रूरल एम्पावरमेंट के मेन जो है टूल है, ग्रामीण सशक्तिकरण के मुख्य माध्यम यहाँ पर इनको माना जाता है कि ये ग्रामीण सशक्तिकरण के मुख्य माध्यम यहाँ पर, तो ये यहाँ पर देखा जाता। चौथा और बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है, लोकल बॉडीज ने क्या है कि एक साइलेंट रिवॉल्यूशन कर दिया है, एक मूक क्रांति के रूप में इन्हें देखा जाता है। 73वें और 74वें संविधान संशोधन ने वह यह जो नई व्यवस्था है, नई व्यवस्था यानी ये पीआरआईज और म्यूनिसिपैलिटी की नई व्यवस्था ने एक मूक क्रांति यानी एक साइलेंट रिवॉल्यूशन ला दिया है हमारे यहाँ पर। लड़ाइयाँ सोशल जस्टिस को लेकर बहुत लड़ी जा रही हैं, बहुत से अलग अलग हिस्सों में दुनिया के अलग अलग तरीके से लड़ी जाती हैं। नक्सलवादी भी अपने को सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले माध्यम के रूप में देखते हैं। वो भी मानते हैं कि हम तो सोशल जस्टिस की ही लड़ाई लड़ रहे हैं, जिन लोगों को दबाया गया उनकी आवाज़ हम बाहर लेकर आ रहे हैं। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इस तरीके की बातें यहाँ पर चलती। लेकिन सवाल ये है कि हिंसक क्रांतियों से बदलाव वह स्थायी और जो है जिस उद्देश्य के लिए लड़े जाते हैं उस उद्देश्य के लिए वो कारगर नहीं मिल पाते हैं अमूमन, क्योंकि हिंसक क्रांतियों में दोनों पक्ष से भारी नुकसान वहां पर होता है। दुनिया के अलग अलग देशों में जहां पर भी शासन में शोषण और असमानता का तत्व रहा है वहां क्रांतियां देखी गई हैं, कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं रही। लेकिन जब भारत की बात करते हैं तो भारत की डेमोक्रेसी इतनी मजबूत है कि यहाँ पर एक साइलेंट रिवॉल्यूशन देखने को मिलता है, एक मूक क्रांति देखने को मिलता है। और यह मूक क्रांति क्या है? जिन लोगों के हाथ में कल तक था पावर, आज वो बदल गया है। यानी इसको अगर हम कहें कि परंपरागत ग्रामीण शक्ति संरचना, ट्रेडिशनल जो पावर स्ट्रक्चर, रूरल पावर स्ट्रक्चर है, उसमें चेंज आ चुका है। परंपरागत जो है ग्रामीण शक्ति संरचना, रूरल जो पावर स्ट्रक्चर है, ग्रामीण शक्ति संरचना में परिवर्तन देखा जा रहा है। और यह परिवर्तन क्या देखा जा रहा है कि अब शक्ति के नए केंद्र आ रहे हैं, यानी नए लीडर्स यहां पर इमर्ज कर रहे हैं। यह सबसे बड़ी चीज है कि अब नए नेतृत्व का उभार हो रहा है जो पहले नहीं थे, न्यू लीडर्स। और ये नए नेतृत्व का उभार क्यों हो रहा है? क्योंकि रिजर्वेशन ने कुछ नए लोगों को, जो कभी माने ही नहीं जाते थे कि वो लीडर बन सकते, आज महिलाएं लीडर के रूप में दिखाई दे रही हैं। आज अनुसूचित जातियां प्रधान बन रहे हैं, जो दूसरों के आगे बैठते थे आज वो लीड कर रहे हैं। अनुसूचित जनजातियां ये लीड कर रहे हैं। तो ऐसे में एक बड़ा यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, यहाँ यह बदलाव देखने को मिल रहा है। तो इसने एक शक्ति संरचना में बड़ा शांतिपूर्वक परिवर्तन किया, कोई इसके लिए लंबी लड़ाई नहीं लड़नी पड़ी, और यहाँ पर यह ग्रामीण शक्ति संरचना में बदलाव देखा जा रहा है। इसलिए यह माना जाता है कि राजनीतिक क्षेत्र में सबसे बड़ी सकारात्मक कार्रवाई, जैसे अफर्मेटिव एक्शन बोला जाता है, वह रोजगार में और सारी चीजों में, यह पॉलिटिकल जो है एरिना में सबसे बड़ा अफर्मेटिव एक्शन माना जाता। नेक्स्ट और जो सबसे महत्वपूर्ण है, सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस जो है, और लैंगिक न्याय, सामाजिक न्याय और लैंगिक न्याय, सामाजिक और लैंगिक न्याय, यहां पर जो है लैंगिक न्याय की धारणा को क्या किया है? बढ़ावा दिया है। सोशल जस्टिस और जो है जेंडर जस्टिस को इसने बढ़ावा दिया है। अब सवाल ये है कि सोशल जस्टिस और जेंडर जस्टिस से मतलब कैसे यहाँ पर ये जस्टिस आ रहा है? पहले लोग अपने ऊपर के शोषण को स्वीकार कर लिया करते थे, उसका कोई विरोध नहीं करते थे।
तो सामाजिक अन्याय की स्थिति होती थी। आज लोग विरोध का प्रतिकार करते हैं, आज लोग बाहर निकल रहे हैं। ये सामाजिक न्याय क्यों? क्योंकि उनका नेतृत्व आ रहा है, क्योंकि उनकी बातें सुनी जा सकती हैं आज की व्यवस्था में। तो इसलिए जो अन्यायपूर्ण स्थितियां थी अब वो बदल रही हैं और यहां पर जो न्यायपूर्ण स्थितियां हैं वो आ रही हैं। तो इससे क्या है, व्यवस्था में जो है वंचित वर्गों का भरोसा जो है वह बढ़ा है। व्यवस्था में वंचित वर्गों की आवाज सुनी जा रही है, डिप्राइव्ड क्लासेस की वॉइस जो है रिकॉग्नाइज की जा रही है। वंचित वर्गों की आवाज यहां पर सुनी जा रही है, खासकर महिलाओं की आवाज सुनी जा रही। तो इसलिए इन कारणों से ये माना जा सकता है कि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस इसका है। लेकिन सब कुछ होने के बावजूद क्या माना जाए कि वाकई जो है लोकल गवर्नमेंट जो है उन्होंने काफी कुछ बेहतर काम किया है, अच्छा कर रहे हैं? तो ऐसा नहीं है, चैलेंजेस बहुत हैं। यहां पर क्या समस्या है, स्थानीय जो हैं सरकारों के सामने चुनौतियां क्या हैं, आइए एक बार इनको देखते हैं। ये तो महत्व हो गया। स्थानीय शासन के समक्ष चुनौतियां क्या हैं, ये एक एक करके समझते हैं। चैलेंजेस क्या हैं, एक एक करके समझते हैं। हम लोकल बॉडीज को बनाना चाहते थे वह गवर्नेंस के इंस्टीट्यूशन के रूप में, ऑटोनमस इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नेंस, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस बनकर रह गए। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस मतलब जिनका इलेक्टोरल जो है बस पॉलिटिक्स जहां पर होता है, केवल चुनावी राजनीति तक पंचायतें सीमित हैं। 5 साल में एक बार चुनाव हुआ, हो हंगामा हुआ, कुछ लोगों की मृत्यु हुई, कुछ आगजनी की घटनाएं हुई, विवाद हुए, चुनाव संपन्न हुआ और फिर से जो है ढर्रे पर प्रधान जी और बाकी लोग जो हैं वहां पर चलने लगे। कोई ठोस बदलाव गांव और शहर में हुआ हो इनकी वजह से? बहुत से लोगों का कहना है ऐसा नहीं। जो लोग ऐसा कहते हैं कि क्यों ऐसा नहीं है, क्यों पंचायतें नगर पालिकाएं अच्छे से काम नहीं कर पा रही, तो वो उनका कहना है कि पंचायतों और नगर पालिकाओं में जो लोग चुनकर जा रहे हैं गलती केवल उनकी हो, ऐसा नहीं है। जो पंचायतों और नगर पालिकाओं में चुनकर गए हैं उनके पास कोई पावर है ही नहीं, वो कुछ कर ही नहीं सकते। 73वें और 74वें 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने ये कहा कि 11th और 12th शेड्यूल के अकॉर्डिंग 29 सब्जेक्ट और 18 सब्जेक्ट रिस्पेक्टिवली जो है वह पंचायतों और म्युनिसिपैलिटी को ट्रांसफर की जाए, डिवॉल्व की जाए। लेकिन आज तक किसी भी स्टेट गवर्नमेंट ने वह सारे सब्जेक्ट एक साथ जो है वह लोकल बॉडीज को नहीं दिए, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट ने। 100% डिवोल्यूशन ऑफ पावर वह एक मिराज है, एक मिथ है, आज तक हुआ ही नहीं है। तो अब बताइए, जब इनको काम करने का क्षेत्र ही नहीं होगा तो ये कमजोर क्यों नहीं रहेंगे? इसी तरीके से इनकी जो प्रॉब्लम है उसको एक बड़े थिंकर ने 3 रूपों में डिसाइड किया। मैथ्यू साहब थे, उन्होंने पंचायती राज पर बड़ा रिसर्च किया इंडिया में। उन्होंने 3 प्रॉब्लम बताई। एक फंक्शन, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि काम करने के लिए तो दिया ही नहीं आपने। दूसरा उन्होंने कहा फंक्शनरी, फंक्शन और जो है फाइनेंस और फंक्शनरी। फाइनेंस दूसरा बड़ा प्रॉब्लम। उन्होंने कहा चलो ठीक है, इनको काम दे ही दिए, जितना है कम से कम उतना काम तो हो, लेकिन इनके पास पैसा नहीं है, ये पैसे के लिए स्टेट गवर्नमेंट पर डिपेंडेंट है पूरी तरीके से। तो इनके पास सेल्फ रेवेन्यू का सोर्स नहीं है, खुद राजस्व का स्रोत नहीं है और इसलिए कोई काम कर ही नहीं पाते। कोई टैक्स लगाने की क्षमता इनके पास है नहीं, कोई उद्योग धंधे ये चलाते नहीं है। तो इनको अनुदान में जो पैसा आता है उसी से जो अपना खर्चा चलाते हैं। तो ये लोकल ऑटोनमस कैसे हो पाएंगे? ये तो डिपेंडेंट हो गए ना, क्योंकि फाइनेंशियली ये अपने पैसे के लिए किस पे डिपेंडेंट है? स्टेट पर। तो ऑटोनमस इंस्टीट्यूशन कभी बन ही नहीं सकते हैं जब तक कि सेल्फ रेवेन्यू के सोर्स इनके पास न हो। तीसरा उन्होंने समस्या बताया फंक्शनरी का। उन्होंने कहा फंक्शनरी की प्रॉब्लम समझिए क्या है। पंचायती राज सिस्टम का अपना कोई जो है एम्प्लॉय नहीं होता है। जैसे यूनियन गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार में आप जाते हैं तो IRS हैं, IRTS हैं, कॉर्पोरेट लॉ ऑफिसर हैं, तमाम ऑफिसर हैं, दुनिया भर के ऑफिसर जो हैं आपको सेंटर में दिखाई देंगे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा रिक्रूट किए जाते हैं। तो जो मंत्री सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं उनको कई अधिकारी मिले होते हैं जो केवल उनकी बात सुनते हैं, केवल केंद्र के मंत्रियों की बात सुनते हैं, उन्हीं के अंडर काम करते हैं। राज्यों में आएंगे, यहां पर जितने मंत्री हैं
यहाँ के जो शिक्षा मंत्री, गृह मंत्री, बिजली मंत्री, उनके अधीन जितने कर्मचारी हैं राज्य के, वो केवल उनकी बात सुनते हैं। पंचायतों के साथ है ही नहीं, इनका अपना कोई कैडर नहीं होता है। जो राज्य सरकार के कर्मचारी होते हैं उन्हीं के जरिए इनको काम कराना पड़ता है। इनका कोई भी अगर योजना है पंचायतों का जिसको लागू कराना है, तो लागू कराने के लिए बॉडी कौन है पंचायती राज में? तो वो है बीडीओ साहब। बीडीओ साहब प्रधान जी को कुछ समझते ही नहीं है। अपवाद छोड़ दे, कोई दबंग प्रधान हो उसको छोड़ दे, तो प्रधान साहब को कुछ समझते ही नहीं है। जनप्रतिनिधियों को जो सम्मान मिलना चाहिए वो मिलेगा ही नहीं। अगर यहां पर एक विधायक पहुंच जाए बीडीओ साहब के पास, बीडीओ साहब हो सकता है कि अपनी कुर्सी से उठ जाए, लेकिन प्रधान साहब पहुंच जाए तो हो सकता है कि अंदर घुसते ही उनको बाहर भगा दे। कैसे आ गए अंदर, बिना पूछे कैसे आ गए? तो प्रॉब्लम जो है कि जो इनका अपना फंक्शनरी नहीं है, और जो हैं जिनसे इन्हें काम कराना है, जो इनको दिए गए हैं डीएम साहब, बीडीओ साहब, ये इनकी बात ही नहीं समझते हैं और इनके प्रति रिस्पेक्ट ही नहीं रखते हैं। तो कहां के जनप्रतिनिधि? तो ये बेसिक 3 प्रॉब्लम आते हैं, 3F जिसे कहते हैं, फंक्शन, फंक्शनरी और जो है फाइनेंस। ये 3 बड़े प्रॉब्लम यहां पर देखे जाते हैं। तो पहली चीज हमने क्या कहा कि अभी भी जो है स्वायत्त शासन की संस्था नहीं बन पाई। ऑटोनमस जो है या गवर्नेंस के इंस्टीट्यूशंस के रूप में नहीं है, बल्कि इनके ऊपर आरोप लगता है राजनीतिक संस्था, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के रूप में अधिक। राजनीतिक संस्था के रूप में अधिक देखे जाते हैं। सवाल उठता है क्यों? तो क्योंकि इसके पीछे हमने 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट रीजन बताए। पहला हमने कहा फंक्शन। यहां पर देखा जाता है कि स्थानीय जो सरकार, स्थानीय संस्थाएं, लोकल बॉडीज हैं, स्थानीय निकायों को किसी भी राज्य द्वारा किसी भी राज्य द्वारा 100% डिवोल्यूशन ऑफ पावर, शक्ति का हस्तांतरण नहीं किया गया। 100% जो है इन्हें यहां पर नहीं किया गया। तो ये 3F का जो प्रॉब्लम है यहां पर वो आता है। 3F का प्रॉब्लम आता है। स्थानीय निकायों को किसी भी राज्य द्वारा 100% शक्ति का हस्तांतरण नहीं देखा गया है, और यहां पर राज्यों द्वारा जो है, एक तो इनको शक्ति का हस्तांतरण नहीं किया जा रहा है, पावर डिवॉल्व नहीं किए जा रहे। दूसरी ओर क्या किया जा रहा है? दूसरी ओर जो 18 विषय दिए गए हैं पंचायतों को, उसमें कहा गया था कि राज्य विधानमंडल पंचायतों को यह अधिकार देंगे, नगर पालिकाओं को, कि इस पर कैसे उन्हें काम करना है। तो वो उन्होंने दिया नहीं आज तक पावर। बदले में क्या किया कि अलग अलग गवर्नमेंट ने इनके पैरेलल कई स्कीम चला दिए। मतलब जैसे हमने कहा था कि भूमि, कृषि, इरिगेशन, ये सब पंचायतों का अगर काम है। अब आप सोचिए, एक राज्य सरकार संस्था बनाए अपना और उसके अकॉर्डिंग वहां पर जो है वो काम करना शुरू कर दे। एक पैरेलल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा अगर वो काम करना शुरू कर दे, तो पंचायतों को वो काम मिलना चाहिए, और मिल किसको रहा है? किसी दूसरी संस्था को। तो ये सही नहीं है। आप एक अलग संस्था बना ही क्यों रहे हैं जब पंचायती और म्युनिसिपैलिटी हैं? इसका मतलब है कि यू आर रिलेक्टेंट, आप देना ही नहीं चाहते हैं पावर यहां पर पंचायतों और म्युनिसिपैलिटी को। तो दूसरी ओर देखा जा रहा है कि यहां पर जो है राज्यों द्वारा स्थापित अनेक समानांतर संस्थाओं, पैरेलल इंस्टीट्यूशंस, समानांतर जो हैं संस्थाओं का गठन
जो स्थानीय निकायों, लोकल बॉडीज, जिन्हें लोकल बॉडीज के कार्य असाइन किए गए हैं, सौंपे गए हैं। जैसे, तो इनका फंक्शन अपने आप कम हो गया। एक तो इनको पावर नहीं है और दूसरा इनके पास जो पावर है वो किसी और को दे दिया जा रहा है। जैसे अभी हाल ही में हरियाणा गवर्नमेंट ने जो है ग्रामीण विकास एजेंसी, रूरल डेवलपमेंट एजेंसी, आरडीए जो है उसको स्टेब्लिश किया हरियाणा सरकार द्वारा रूरल डेवलपमेंट एजेंसी, ग्रामीण विकास एजेंसी का गठन किया गया है। ग्रामीण विकास एजेंसी का ग्रामीण विकास एजेंसी का गठन किया गया है। तो ये अब ग्रामीण विकास एजेंसी जो है, ये आरडीए जो है क्या काम करेगी? वही काम करेगी जो कि अभी तक जो है पंचायतों के पास था। इसी तरीके से सांसद स्थानीय निवास योजना, एमपी लैड्स जिसे कहा जाता है, स्थानीय निवास योजना 93 एमपी लैड, इसमें क्या है कि सांसदों को वह 5 करोड़ रुपए मिलते हैं जो कि विकास कार्यों में खर्च कर सकते हैं। और ये वही विकास कार्य हैं, यानी वही कृषि, वही सिंचाई, वही भूमि, वही स्वास्थ्य, वही स्वच्छता जो पंचायतों और नगर पालिकाओं को मिले। कहा जाता है कि फिर ये सांसदों को क्यों, ये पंचायतों को ही अगर इतना पैसा मिल जाए तो इनकी सारी प्रॉब्लम क्या है वो दूर हो जाए। तो इनका काम कोई और संस्था कर रही है। तो यहां पर जो है इसलिए इनको जो है माना जा रहा है कि ये इस पूरी व्यवस्था को, पंचायती राज को, नगर पालिकाओं को कमजोर यहां पर कर रही है। तो यहां पर जो है एक बड़ी प्रॉब्लम यहां पर है। एक चीज ध्यान रखना होगा कि अगर ये सारी प्रॉब्लम की जड़ क्या है समझिएगा, कि हमारे यहां संविधान में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के विभाजन के लिए 7वीं अनुसूची बनाई गई। 7वीं अनुसूची में संघ सूची केंद्र सरकार के लिए और राज्य सूची राज्य सरकारों के लिए है। लेकिन 73वें 74वें संविधान संशोधन ने पंचायतों को भी संवैधानिक दर्जा दे दिया। उनके चुनाव, उनके कार्यकाल, इनके बारे में संविधान में नियम बता दिए गए। लेकिन यहां पर कोई तीसरी अनुसूची नहीं बनाई गई कि संघ सूची, राज्य सूची और स्थानीय सूची, ऐसा कोई लिस्ट हमारे यहां पर नहीं है। इसलिए संविधान के द्वारा पंचायतों को कोई शक्ति नहीं दी गई है और इसीलिए उनकी निर्भरता राज्य की सरकारों पर होती है। बहुत से लोग सुझाव देते हैं कि संविधान में संशोधन करके संवैधानिक रूप में 7वीं अनुसूची में एक नई सूची स्थानीय सूची के रूप में ऐड कर दी जाए जो पंचायतों के लिए होनी चाहिए। तो यहां पर जो है ये बोला जाता। अब दूसरी समस्या, ये तो पहली समस्या हमने बताई। अब दूसरी समस्या ये थोड़ा सा देखते हैं। दूसरी समस्या है सीमित संसाधन, यानी दूसरा एफ। एक तो फंक्शन हो गया और एक फाइनेंस। लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और स्वयं रेवेन्यू जनरेट करने की क्षमता न होना और तथा स्वयं राजस्व सृजित करने की सीमित क्षमता। तो इनके पास जो है कैपेसिटी नहीं है रेवेन्यू जनरेट करने की और लिमिटेड रिसोर्सेज इनके पास है। और जो है उसके लिए भी स्टेट गवर्नमेंट पर डिपेंडेंसी, राज्य सरकारों पर वह वित्तीय निर्भरता या अति निर्भरता, ओवर डिपेंडेंसी, अति निर्भरता है फाइनेंस के लिए। अति निर्भरता यहां पर क्यों यहां पर ऐसी स्थिति है? क्योंकि एक तो इनको टैक्स इंपोज करने का अधिकार नहीं, यहां पर जो है यहां पर्याप्त वित्त का हस्तांतरण जो है, एक तो स्थानीय निकायों को, लोकल बॉडीज को कर आरोपित करने की शक्ति जो है
नहीं दी गई है, अप्रभावी है। दूसरा, राज्यों द्वारा अपर्याप्त फाइनेंस डिवॉल्व किया जाता है, अपर्याप्त वित्त इन्हें दिया जाता है। और तीसरा जो है वह यह देखा जा रहा है कि कई बार जो है इनको जो फाइनेंस मिलना चाहिए वो किसी और संस्था को मिल जाता है, किसी और स्कीम को मिल जाता है। तो राज्यों द्वारा अपर्याप्त वित्त हस्तांतरण, इनको वित्त भी नहीं दिया जाता है और न ही इनको राजस्व के वैकल्पिक स्रोत, और वैकल्पिक स्रोत का भी अभाव है, आय के वैकल्पिक या राजस्व के वैकल्पिक स्रोत का भी अभाव है। कोई अल्टरनेटिव आज तक सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू यहां पे नहीं आया है। राजस्व के वैकल्पिक जो है स्रोत का अभाव, तो ये सब यहां पर प्रॉब्लम देखने को मिलता, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम यहां पर है। प्रॉब्लम तो कई हैं, इसमें से एक स्वास्थ्य भी प्रॉब्लम है। तो राजस्व के वैकल्पिक स्रोत का अभाव जो है यहां पर देखने को मिलता है। अल्टरनेटिव जो है वह नहीं है यहां पर, और इनकी जो है फंड डेविएशन भी देखा जाता है। जो फंड इनको मिलना चाहिए वो फंड किसके पास चला जाता है, वो जो पैरेलल स्कीम्स वगैरह चला देते हैं, पार्लियामेंट जो सांसदों के पास चला जाता है, एमपी लैड में चला जाता है। अब जैसे वो हरियाणा में जो विकास एजेंसी बनी, अब सारा पैसा तो उनके पास चला गया, वो मिलना असल में इनको चाहिए था। ये सब प्रॉब्लम है। तो इस वजह से यहाँ पर जो है इनकी ये समस्या आती है। तो यहाँ पर जो है यह देखा जाता है। अब तीसरी समस्या क्या है, तीसरा एफ, वह है फंक्शनरी, यानी जो है इनके कर्मचारी। तो यहां पर तीसरा है कि स्थानीय निकायों को अपने कार्यों के कार्यान्वयन हेतु या अपने कार्यकरण हेतु राज्यों के प्रशासनिक अधिकारियों व कर्मचारियों पर निर्भर होना पड़ता है। यानी कि जो लोकल बॉडीज हैं अपने जो है किसी भी फंक्शन के लिए वो डिपेंडेंट होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर और एम्प्लॉइज पर निर्भर होते हैं। प्रॉब्लम ये है जिन पर इनका कोई नियंत्रण नहीं होता है, जिन पर लोकल जो बॉडीज के रिप्रेजेंटेटिव हैं इनका कोई नियंत्रण, कोई कंट्रोल नहीं होता है। ये तो राज्य सरकार के अधीन होते हैं, तो विधायक वगैरह जो वहां पर हैं उनका नियंत्रण है, लेकिन पंचायती संस्थाओं के जो प्रतिनिधि उनका कोई नियंत्रण राज्य के अधिकारियों पर नहीं होता है। और अमूमन यह देखी जाती है कि राज्यों के कैडर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, राज्यों के अधिकारियों द्वारा स्थानीय प्रतिनिधियों की उपेक्षा कर दी जाती है। लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं उनको इग्नोर कर दिया जाता है, स्थानीय प्रतिनिधियों की उपेक्षा कर दी जाती है। तो यहां पर ये 3F का प्रॉब्लम जो है आइडेंटिफाई किया जाता है और ये प्रॉब्लम आती है। अब इसके अलावा कुछ और प्रॉब्लम हैं, उनको भी एक एक करके यहां पर देखते कि वहां पर जो है और क्या क्या प्रॉब्लम यहां पर है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि कैपेसिटी जो है इनकी अच्छी नहीं। पंचायती राज नगर पालिकाओं में लोग काम करते हैं, उनमें से बहुत से लोग पढ़े लिखे भी नहीं हैं। पढ़े लिखे होने का मतलब यहाँ पर ये नहीं है पढ़ने लिखने से बहुत ज़्यादा दिमाग आ जाता है लोगों के पास। पढ़ने लिखने का मतलब है कि आपके पास आपकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, क्षमता बढ़ जाती है। आज लैपटॉप है, आज जो है कंप्यूटर का ज़माना है, आपके पास एप्लीकेशन का
बहुत सी चीजें हैं जिनको आप उनके थ्रू निगरानी कर सकते हैं। अब आपको मालूम ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप सही तरीके से कामों की निगरानी नहीं कर पाएंगे, सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। कैपेसिटी होनी चाहिए। तो आज हमें चाहिए कि कैपेसिटी जो है इन्हेंसमेंट यहाँ पर हो सके। लेकिन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे स्थानीय निकाय वह परंपरागत तरीके से हैं, बहुत कमज़ोर हैं और बहुत ही ज़्यादा जो है कमजोरी के साथ काम करते रहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर चौथा प्रॉब्लम है स्थानीय निकायों की निकायों में क्षमता निर्माण पर लेस एम्फेसिस है, कम बल दिया जाता है। हम इस पर कम फोकस करते हैं। अगर उनकी कैपेसिटी ही नहीं होगी तो कैसे काम होगा? यानी उन्हें प्रशासनिक कार्यप्रणाली से परिचय उनका होना चाहिए। एटलीस्ट प्रशासनिक कार्यप्रणाली का परिचय नहीं, तब तो बाबू वगैरह जितने अधिकारी वगैरह सब उनको घुमा देंगे। प्रशासनिक कार्यप्रणाली का परिचय होना चाहिए, वह हर मामले पर जो है निर्भर न हो इनके ऊपर, और विकास के नवाचार जो है, विकास के नए पहल नवाचारी और पहलकारी हो। हमें इनको जो है नवाचारी और पहलकारी हो। तो कैपेसिटी बिल्डिंग पर अभी तक फोकस नहीं किया गया है कि इनका सेशन हो, ट्रेनिंग सेशन हो, इनको कानूनों के बारे में, इनको भाषा के बारे में, तकनीक के बारे में इन्हें जानकारी उपलब्ध कराई जाए, नवाचारों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई जाए, तो ये ज़्यादा बेहतर यहाँ पर होता। चौथी बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर जो है, एक मिनट का मैं केवल ब्रेक ले रहा हूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट फोन है, फिर मैं करता हूँ क्लास। हेलो, हेलो, हाँ
आ रही आवाज? अब आ रही होगी नहीं? हम फोन तो माफ कीजिएगा, क्लास में आपकी डिस्टरबेंस बार बार हो रही है। पिछले एक हफ्ते से लगातार जो है कोई ना कोई प्रॉब्लम रहा है, तो उसकी वजह जो है वो अपनी व्यक्तिगत ही रही है। हमारे दादाजी की तबीयत सही नहीं चल रही है, तो अभी हम इसीलिए सैटरडे को छुट्टी लेकर गए भी थे, वहीं पे घर पे थे। तो अभी भी वो एडमिट हैं, तो थोड़ा बहुत जो प्रॉब्लम आ रही है तो उसको फ़ोन से ही वहाँ पे मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अभी मुझे निकलना होगा फिर से, तो अभी इस टॉपिक को मैं थोड़ा समअप कर देता हूँ, फिर कल क्लास लूँगा इसके आगे। तो वहाँ पे थोड़ा बहुत मुझे मालूम है कि दिक्कत है, आप लोगों को क्लास उस फ्रिक्वेंटली नहीं हो पाई है। तो लेकिन ये है कि इधर 2-3 दिनों में क्लासेस थोड़ी मैं लंबी करूँगा। अब कल मेरी खुद की तबीयत ख़राब हो गई थी काफ़ी ज़्यादा, कल क्लास ले सकता था लेकिन तबीयत ज़्यादा ख़राब थी। बहरहाल आइए अपने मुद्दे पे करते हैं। स्थानीय निकायों में क्षमता निर्माण पर कम बल दिया जा रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर देखा जा रहा है। पांचवा और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम यहाँ पर देखा जा रहा है वो देखा जा रहा है धनबल और बाहुबल। ये जो आप देखते हैं पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव, इनमें धनबल और बाहुबल की भूमिका बहुत ज़्यादा बढ़ी। आज तो स्थिति ये है कि पंचायतों के इलेक्शन विधायकी और सांसदीय के इलेक्शन से बड़े इलेक्शन हुए, प्रतिष्ठा के चुनाव होते हैं। इनमें एक दूसरे की हत्या करने से भी कोई चूकता नहीं है, और इनकी वजह से गांव की जो सामुदायिक भावना है वो बड़ी कमजोर हुई। लोगों की को इस चुनावी राजनीति ने बांट दिया है, पहले ऐसा नहीं था। गांव की सामुदायिक भावना कमजोर हुई, कम्युनिटी स्पिरिट उनका जो है क्या हुआ है, कमजोर हुआ है। हिंसा और वैमनस्य की घटनाएं वहां पर देखने को मिल रही है, ये बड़ी समस्या यहाँ पर देखी जा रही है। और दूसरी ओर अभी भी सामाजिक रूढ़ियां जो हैं और पितृसत्तात्मक सोच अभी भी यहाँ पर देखा जा रहा है, और अभी भी जो है रूढ़ियां यहाँ पर देखी जा रही हैं। जैसे लैंगिक न्याय अभी तक यहाँ पर हो नहीं पाया है, पति प्रधान की धारणा यहाँ पर देखी जाती। कहने को महिला प्रधान है, लेकिन असल में वह महिला किसी की पत्नी, किसी की यहाँ पर बेटी, किसी की बहू के रूप में ज्यादा देखी जाती है। वह पति प्रधान की धारणा, यहाँ पर पति के द्वारा ही सारा सब कुछ वहाँ पर निर्णय लिया जाता है। तो ये समस्याएं यहाँ पर देखने को मिलती हैं, जो स्थानीय निकायों में, स्थानीय जगहों पर देखने को मिलती है। तो ये था यहाँ पर जो ये सारी चीजें थी। अब यहाँ पर एक अगला जो सवाल है वो है कि जो महिलाएं हैं वह पंचायती राज में, कुछ लोगों का कहना है कि बहुत बढ़ चढ़कर इन्होंने हिस्सा लिया, कुछ लोगों का कहना है कि पंचायती राज में महिलाओं की स्थिति बहुत निम्न रही। तो किस रूप में हम यहाँ पर विमेंस का रोल देखते हैं, मतलब इनका, महिलाओं का जो है रोल कैसा रहा है, अब हम ये देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं कि जो पंचायती राज और लैंगिक न्याय की संकल्पना जो है, यहाँ पर लैंगिक न्याय और पंचायती राज, तो क्यों बोला जा रहा है कि महिलाओं को के लिए जो है पंचायती राज ने क्रांति कर दी है, क्या ऐसा इसमें है? ये सब इतने सफिशिएंट पॉइंट है, कोई क्वेश्चन आएगा आपके साथ प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हमने कहा कि आज ये देखा जा रहा है, पहले कुछ फैक्ट्स समझिए। 14 लाख विमेन रिप्रेजेंटेटिव आज चुनी जा रही, 14 लाख महिला प्रतिनिधि आज निर्वाचित हो रही हैं। इससे हो क्या रहा है?
इससे महिलाओं में एक एक्टिविज्म आ रहा है कि हम भी आ सकते हैं। तो यहां पर जो है स्थानीय स्तर पर, लोकल लेवल पर, स्थानीय स्तर पर महिलाओं की राजनीतिक सक्रियता हम देख सकते हैं। विमेंस का जो है महिलाओं की राजनीतिक सक्रियता और सहभागिता, पार्टिसिपेशन यहां पर हम देख सकते हैं। राजनीतिक सक्रियता और सहभागिता में वृद्धि देखी जा रही, और सहभागिता में वृद्धि देखी जा रही। और यहां पर जो है केवल यही नहीं है, 86,000 विमेन रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वह एज अ चेयरपर्सन अपना रोल प्ले कर रही हैं। मतलब ये अपने आप में डेटा और ज्यादा कुछ कहता है। तो आज इनकी भूमिका जो है वह कैसे देखी जा रही है? तो पंचायतों और नगर पालिकाओं में निर्वाचित हो रही महिलाएं जो हैं वह एक रोल मॉडल के रूप में महिलाओं के आत्मविश्वास में वृद्धि का कारण बन रही। तो ये जो महिला जनप्रतिनिधि हैं, महिला जनप्रतिनिधि, इन महिला जनप्रतिनिधि जो हैं के कारण इनका प्रभाव यहां पर दिखाई दे रहा है। तो सामाजिक प्रभाव क्या है? सामाजिक प्रभाव ये है इनका कि आज इन्हें एक रोल मॉडल के रूप में देखा जाता है। इनके वजह से, इन महिला प्रतिनिधियों के आने की वजह से यहां पर यह देखा जा रहा है कि महिलाओं के आत्मविश्वास में वृद्धि हुई है। जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है विमेन का, महिलाओं के आत्मविश्वास में वृद्धि देखी जा रही है। आत्मविश्वास में वृद्धि देखी जा रही है। और यही नहीं, महिलाओं का जो है यहां पर स्वतंत्र पहचान, स्वायत्त पहचान इससे निर्मित हो रहा है। तो इसने महिलाओं की परंपरागत भूमिका में बदलाव कर दिया है। आज पंचायती राज और नगर पालिकाओं में भाग लेने वाली महिलाओं के कारण महिलाओं की परंपरागत भूमिका में बदलाव देखा जा रहा है। और यह जो बदलाव है, इस बदलाव से उनकी न केवल स्वतंत्र पहचान स्थापित हो पाई है, बल्कि यहां पर यह भी देखा जा रहा है, इससे जो है एक तरफ उनकी स्वतंत्र स्वायत्त पहचान, इंडिपेंडेंट, और यहां पर फ्री जो है वह स्वायत्त पहचान, आइडेंटिटी इनकी बन रही है, एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी बन रही है। और दूसरा, सोशल एक्सेप्टेबिलिटी भी इनकी क्या है, बढ़ रही है। सामाजिक स्वीकार्यता भी इनकी बढ़ रही है। दूसरा बड़ा जो मुद्दा है कि महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति वोकल और अवेयर हुई हैं। यह पंचायती राज की वजह से महिलाएं जो हैं अपने अधिकारों के प्रति जो है वोकल और अवेयर हुई हैं, अधिक मुखर अपने अधिकारों के प्रति जो हैं, या अपने अधिकारों के लिए अब इनके अंदर चेतना आई है। यह चेतना यहाँ पर जो ही है, चेतनामय हुई हैं, जागरूक हुई हैं, अवेयर हुई हैं, और मुखर, वोकल हुई हैं, इन बातों को उठा रही हैं, वो विरोध कर रही हैं। वहां पर यह देखा जा रहा है महिला जनप्रतिनिधियों के आने के बाद जो महिलाओं के खिलाफ पहले हिंसा होते थे उनकी रिपोर्ट्स बढ़ी है, क्योंकि महिला जनप्रतिनिधियों से अब महिलाएं अपनी बातें साझा करने से डरती नहीं, हिचकिचाती नहीं है। तो ये एक चीज आई है कि वो चेतना में जागरूक, मुखर और संगठित हुई, ऑर्गेनाइज्ड हुई है विमेन, ये तो इसका लाभ मिला है। तीसरा, महिला जनप्रतिनिधि महिलाओं के लिए ज्यादा जेंडर सेंसिटिव पॉलिसीज फ्रेम करती हैं। महिला जनप्रतिनिधियों के आने से पंचायतों और नगर पालिकाओं में अच्छी बात यह है कि लैंगिक रूप में अधिक संवेदनशील नीतियां बननी शुरू हो गई हैं। जेंडर सेंसिटिव जो पॉलिसीज हैं उनका फॉर्मुलेशन यहां पर इनहेंस हुआ है, बढ़ा है। लैंगिक रूप से संवेदनशील नीतियां जो हैं, नीतियां निर्मित की जा रही हैं। तो ये भी एक जो है इसका यहां पर महत्वपूर्ण जो है पक्ष देखने को मिल रहा है। तो ये सब तक यहां पर वह आ सके। चौथा, कि यहां से महिलाओं की राष्ट्रीय और राज्य की राजनीति में भी प्रवेश का आधार मिल रहा है। स्थानीय राजनीति में महिलाओं की भूमिका की वजह से महिलाओं की राष्ट्रीय और राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश का आधार
यह स्थानीय राजनीति यहां पर बनता जा रहा है। प्रवेश का आधार वह स्थानीय राजनीति यहां पर बनता जा रहा, आधार यहां पर दिखाई दे रहा। तो ये अपने आप में यह महत्वपूर्ण यहां पर दिखाई दे रहा है। लेकिन ये तो हो गए कि महिलाओं के जीवन में क्या असर पड़ा है, लेकिन अभी भी इसकी चुनौतियां क्या हैं, लैंगिक न्याय के सामने चुनौतियां क्या हैं। तो महिलाओं को अभी भी चुनौतियों का सामना, लैंगिक न्याय अभी भी आया नहीं है, जेंडर जस्टिस अभी आया नहीं, क्योंकि अभी भी ग्रामीण समाज में पैट्रियार्कल मेंटेलिटी देखी जा रही है। ग्रामीण समाज में अभी भी जो यहाँ पर पैट्रियार्कल जो सोशल सिस्टम था वो आज भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पितृसत्तात्मक जो है वह मानसिकता यहाँ पर देखी जा सकती है, और इसकी वजह से जो विमेंस हैं, महिलाओं को एक सोशल एक्सेप्टेंस में कठिनाई आ रही है। महिलाओं की सामाजिक स्वीकार्यता ये नहीं हो पा रही है अभी भी, सोशल एक्सेप्टेंस, कि हम इनको लीडर के रूप में कैसे स्वीकार्यता, ये प्रधान हमारी है कैसे एक्सेप्ट करें। उनकी एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी जो है वो नहीं बन पा रही है, एक स्वायत्त पहचान, उनके घर वालों के नाम से उनका नाम लिया जा रहा है। जैसा हमने कहा कि पति प्रधान, बस ये इनका बना हुआ यहां पर है। तो पुरुष सदस्य ही उनके निर्णय यहां पर ले रहे हैं, प्रधान महिला होने के बावजूद। दूसरा, महिला जनप्रतिनिधि खुद असुरक्षित है। अगर कोई महिला प्रधान है और किसी जो है दबंग व्यक्ति को उन्होंने धमकी दे दी कि आपके खिलाफ ये कार्रवाई करेंगे, और उसने धमकी दे दी चलो बाहर निकलो तो हम देखते हैं, तो महिला जनप्रतिनिधि जो है वह खुद असुरक्षित परिवेश में कार्य कर रही है। असुरक्षित परिवेश में कार्य, इनसिक्योर एनवायरनमेंट में उसे कार्य करना पड़ रहा है। इसकी वजह से स्वतंत्र निर्णय लेने की उसकी क्षमता क्या हो जाती है, वह कमजोर हो जाती है। स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता वह कमजोर हो जाती है। यहां पर पांचवी जो सबसे बड़ी चीज है, महिलाओं द्वारा दोहरी भूमिका निभाया जा रहा है। महिलाओं द्वारा डबल रोल, दोहरी भूमिका यहां पर निभाया जा रहा, और यह दोहरी भूमिका किस रूप में है, एक तो यहां पर जो है पारिवारिक भूमिका, और दूसरा जो है जनप्रतिनिधि के रूप में भूमिका। एक उसकी घरेलू भूमिका है और एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में जो भूमिका है, और ये दोनों कामों की वजह से डबल बर्डन, दोहरे बोझ की समस्या से वो ग्रसित, और दोहरे बोझ की वजह से उसके स्वास्थ्य और कार्यक्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, उसके हेल्थ और वर्क इफिशियंसी पर यह एडवर्स इंपैक्ट डालता है। स्वास्थ्य और कार्यक्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव यहां पर पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि सब अच्छा चल रहा है और पंचायतों नगर पालिकाओं से महिलाओं के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आ गया। अभी भी चैलेंजेस बहुत हैं यहां पर, और सबसे अंतिम में यह दिखाई दे रहा है कि अभी भी यहां पर आरक्षित सीटों पर, ये केवल रिजर्व्ड सीटों पर यहां पर इलेक्शन जीत रही। अगर सामान्य सीटों पर महिलाएं चुनाव लड़ना चाहें तो वहां इनको अभी जो है वह जीत नहीं मिल रही है। क्लियर है? तो ये सब स्थितियां हैं। अब इसके आगे कल मैं डिस्कस करूंगा कि कैसे जो है लोकल गवर्नमेंट में क्या इंप्रूवमेंट होना चाहिए, क्या होना चाहिए। कल से लंबी क्लास लूंगा, आप लोगों का लॉस नहीं होगा इसकी गारंटी है। ठीक है, कल मिलते हैं। थैंक यू।